अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और फीफा वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है, मैक्सिको ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों टीमें अपने मैचेस जो हैं वो जीत चुकी हैं और अभी तक हम देखते हैं कि 4 ग्रुप्स के जो मैचेस हैं वो 2-2 हो चुके हैं। बकिया ग्रुप्स के जो नॉकआउट मैचेस हैं जो जिससे नॉकआउट मरहले में जाना है वो अभी बाकी हैं। तो अभी तक इतने कोई मतलब आप कह सकते हैं कि सनसनीखेज़ी वर्ल्ड कप में नहीं आई जब तक वो नॉकआउट मरहला शुरू नहीं होगा। उसके बाद ही सनसनीखेज़ी शुरू होगी कि कौन सी बड़ी टीम्स बाहर होती हैं, कौन सी छोटी टीम्स जो हैं वो अपसेट करती हैं। अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें जो पिछले 1-2 रोज़ में मैचेस हुए हैं उसके रिजल्ट्स पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम में आके गेस्ट का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी फीफा वर्ल्ड कप के नताइज के हवाले से। हमारे साथ मुनीरुल हक साहब मौजूद हैं, उनसे फुटबॉल पर भी बात करेंगे, क्रिकेट पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो टेबल अभी इस वक्त सिनेरियो है, कौन से ग्रुप में कौन सी टीमें ऊपर हैं, कौन से ग्रुप में नीचे हैं, पहले टेबल देखते हैं और फिर मुनीर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। ये मैक्सिको की ग्रुप ए और बी आप देख रहे हैं। मैक्सिको ने 2 मैचेस खेले, दोनों जीते हैं, 6 पॉइंट्स इनके हो गए हैं। साउथ कोरिया ने 2 खेले, 1 जीता है और 1 शिकस्त हुई है। चेक रिपब्लिक ने 2 खेले, 1 हारा है, 1 ड्रॉ हुआ है। साउथ अफ्रीका की टीम 2 मैचेस खेली है, 1 हारी है और 1 ड्रॉ हुआ है। दूसरा कनाडा 2 मैचेस खेला है, 1 जीता है, 1 ड्रॉ हुआ है उनका। स्विट्ज़रलैंड का भी सेम है, 1 जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। बॉस्निया को 1 मैच में शिकस्त हुई है, 1 ड्रॉ हुआ है। जबकि कतर को भी 1 मैच में शिकस्त हो गई और 1 मैच जो है वो उनका अभी तक ड्रॉ रहा है। तो ये ग्रुप ए और बी का पॉइंट्स टेबल है। सी और डी अगर हमारे पास है वो भी हम देखते हैं। ब्राज़ील आ गई है, 2 मैचेस खेले, 1 जीता, 1 ड्रॉ हुआ है। तकरीबन अब वो नॉकआउट मरहले के करीब है। मराकश भी नॉकआउट मरहले के करीब है, 2 मैचेस खेले, 1 जीता है, 1 जो है वो मुनीर भाई उन्होंने ड्रॉ किया है। स्कॉटलैंड 2 खेले, 1 जीता है और 1 ड्रॉ हुआ है। और हेटी की टीम 2 मैचेस खेली है, दोनों में डिफीट हुई है। ग्रुप डी में मेज़बान यूएसए है। यूएसए ने 2 मैचेस खेले, दोनों जीते, 6 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं और अब वो नॉकआउट मरहले में पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मैचेस के लिए 1 जीती है और 1 हारी है। पैराग्वे की टीम 2 मैचेस के लिए 1 जीती है और 1 हारी है। जबकि तुर्की की टीम को 2 मैचेस में दोनों में शिकस्त हो गई है और तकरीबन अब वो उनका नॉकआउट मरहले में जाने का जो ख्वाब है वो तकरीबन अधूरा रह जाएगा। मुनीर भाई, अभी तक हम देख रहे हैं अच्छे मैचेस हुए हैं। क्राउड का शुरू में थोड़ा सा इशू हुआ था क्राउड का, क्योंकि टिकट्स बहुत महंगे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं पूरे ग्राउंड्स जो है वो भरे हुए हैं। एक मज़ा ही, एक वाइब भी अलग है ये फीफा वर्ल्ड कप की। जब शुरू होता है तो सारी दुनिया की नज़रें इसी के ऊपर होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बड़ा इवेंट है। अगर सबसे बड़ा इवेंट कहा जाए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में तो ये गलत नहीं होगा। आपने जैसा बताया कि जो 3 होस्ट टीम है उसमें से 2 ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, ये और मैक्सिको की बात करें। कनाडा का 1 मैच चूँकि हार गई है तो अभी उनके पास चांस है, तो वो भी अगर होते तो होस्ट टीम में पहुँच जाएंगी। इस मरतबा कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें, अगर हम एक तरफ बात करते हैं मैसी की हैट्रिक तो सबकी नज़रों में है, क्योंकि जिस तरह कैबो वर्डे को से ड्रॉ किया है जर्मनी से उन्होंने, वो लाजवाब है। यानी मैं ये देख रहा था कि जो मुस्तकिल खेल जो है वो कैप वर्डे के उसमें हो रहा था, उन्हीं के डी के पास और उन्हीं के हाफ में, लेकिन मजाल है कि जो वो कर दें। और उनके जो गोलकीपर हैं, 40 साल उनकी उम्र है और हाँ, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है ना, वाकई हीरो बन गए वो, क्योंकि इनके लिए जर्मनी से बराबर करना उनकी फतह थी। तो ये बहुत अच्छा था। ब्राज़ील को जीतना चाहिए था मोरक्को से, लेकिन वो भी 1-1 उन्होंने ड्रॉ किया। मोरक्को में असल में पैशनेट बहुत हैं। मेरा जाने का इत्तफाक हुआ है इसी साल मोरक्को। अच्छा। तो वहाँ जो मैंने फ़ैन देखे हैं ना, जो फैंस हैं बहुत 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 खून में रची बसी उनकी भी है। तो वो जो मोरक्कन थे वही बहुत खुश हैं। कतर और स्विट्ज़रलैंड का मैच जो बराबर हुआ, बिल्कुल 90th मिनट में आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल आखिर में गोल बराबर किया और क्या खुशी थी कतर के खिलाड़ियों की। सजदे शुक्र बजाया उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में अभी तक बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन टर्की वहाँ भी बड़े पैशनेट है। रोनाल्डो की पुर्तगाल भी नहीं जीती, नहीं जीती, और उसको तो बिल्कुल चलने ही नहीं दिया। रोनाल्डो को तो उन्होंने इतना अच्छा, वो थोड़ा सा उनका इशू भी नजर आ रहा था, काफ़ी रोनाल्डो फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आ रहे थे ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि पासेस उनको नहीं मिल रहे थे। मैं यही कह रहा था कि उनको खेलने का मौका नहीं दिया इन्होंने। ये चीज़ ज़रा खतरनाक है और अगले मैचेस में इसको ज़रा देखना होगा पोर्चुगल्स को। है रोनाल्डो बड़े प्लेयर निकल जाएंगे उससे, मैसी तो निकल गए, उन्होंने तो 3 के 3 गोल कर दिए और मगर रोनाल्डो को मौका नहीं मिला। ये अभी थोड़ा सा अच्छा, ये मेरे ख्याल है कि कोई डिलिबरेट अटैम्प्ट भी हो सकता है कि शायद जो इतना ज़्यादा इन्हिसार है रोनाल्डो के ऊपर, पुर्तगाल का, अर्जेंटीना में मैसी का, तो उसको थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये इनका लास्ट वर्ल्ड कप है, उसके बाद भी टीमें चलनी है, ख़त्म तो नहीं हो जानी। तो उस पर थोड़ा सा इन्हिसार कम
करने की एक मैं कह सकता हूँ कि एक हिकमत अमली हो सकती है। काफ़ी मरतबा वो गोल के पास थे, लेकिन डिफेंडर और स्ट्राइकर जो भी थे उन्होंने खुद से गोल करने की कोशिश की। हालांकि अगर वो पास करते तो इजीली गोल हो सकता था। ये खुद उन्होंने, पुर्तगाल ने अपना ही नुकसान किया है उसमें। नहीं, आपकी बात बहुत हद तक ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर आपको 3 में से 2 मैच तो जीतने ही जीतने हैं। अगर आप नहीं जीतेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप टॉप 32 में नहीं पहुंचे। तो गोल करना और जीतना तो उनका एक था। थोड़ी देर के लिए आपकी बात ये मानी जा सकती है कि दूसरे खिलाड़ियों को भी खिला रहे थे, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि जूनियर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। रोनाल्डो के बारे में तो हमेशा चाहिए, लेकिन टीम की असल चीज़ होती है जीत। आप किसी भी मैच को लाइट नहीं ले सकते ना। अब देखिए टर्की भी ऐसी थी, टॉप 32 पहुंच। इटली का हाल बुरा है, इटली का हाल बुरा है, वो भी टॉप 32 में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। 2 मरतबे की चैंपियन है। टर्की में भी बहुत फ़ैन हैं, बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे जज्बा है फुटबॉल का। उनकी टीम 2 मैच हार गई है। तो चीज़ें तो अपनी जगह हैं कि जिनको देखने की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ बड़े अपसेट शायद हो जाए। टॉप 32 में कोई बड़ी टीमें ना पहुँच सके, ये भी हो सकता है सब। बिल्कुल, और 16 टीमें आई थिंक पहले राउंड के बाद बाहर हो जाएंगी। 32 टीम्स नहीं, इस दफ़ा ऐसा होगा कि 12 ग्रुप हैं तो टॉप 2 टीम्स तो पहुंच जाएंगी, और जो 12 थर्ड पोजीशन की टीम, उनमें से 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी। उसके लिए क्राइटेरिया है, तो इस तरह से 32 होगा। अच्छा, बिल्कुल, और 32 टीम्स होंगी, जी 16 कट जाएंगी। जो फाइनल राउंड है, उसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर वो फिर उसके बाद नॉकआउट है। फिर तो आप जीते। और जब भी ब्राज़ील की टीम मैच जीतती है या फिर अर्जेंटीना की टीम मैच जीतती है पुर्तगाल की, बड़ा दुनिया भर में इनके फैंस हैं, रोनाल्डो की वजह से, मेसी की वजह से। और ब्राज़ील तो वैसे ही मशहूर है, 5 मरतबा की चैंपियन है। तो ब्राज़ील का जो पहला मैच था उसकी जीत के बाद भी फैंस ने ढाका और इंडिया, हर जगह सेलिब्रेशन जो है वो हमें नज़र आई, क्योंकि हर जगह उनके फैंस हैं, वो सेलिब्रेशन देखते हैं पहले। और ये आपने ब्राज़ील की सेलिब्रेशन देखी। मराकश ने भी अपना एक मैच जीता, एक उनका मैच ड्रॉ हुआ, और अब वो हो सकता है कि तारीख रकम करें, नॉकआउट मरहले में पहुंच जाएं। उनकी जीत कैसे हुई, कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया, वो भी देख। मराकश की जीत और सेलिब्रेशन आपने देखी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पहले पार्ट में फीफा वर्ल्ड कप पर तफसीली बात की हमने, रिपोर्ट भी देखी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वीक नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो ऐलान किया है, स्ट्रक्चर का ऐलान किया है। प्लेयर्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिए गए हैं, बता दिया गया है क्या क्या क्राइटेरिया है। उसमें टेस्ट स्पेशलिस्ट अलग होंगे, टेस्ट और वनडे स्पेशलिस्ट अलग होंगे, T20 के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। तो मुनीर भाई हमारे साथ मौजूद है। मुनीर भाई, कैसे देखते हैं, आपने भी देखी होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिलेक्टर्स के साथ, कोचेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक नया स्ट्रक्चर है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, और 85% जो है वो डेटा ड्रिवन है, मतलब उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 15% है। तो समझते हैं कि अच्छा इकदाम है आगे फ्यूचर के लिए, क्रिकेट के लिए? इकदाम तो अच्छा है या नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इससे खिलाड़ी कैसे बेहतर होंगे। अभी तो आपने एक लिमिटेड कर दिया ना आपने, कि ये ए है तो सिर्फ टेस्ट वाले हैं, बी है तो वनडे वाले हैं, सी है तो T20 वाले हैं, डी इमर्जिंग प्लेयर होंगे, और ए बी हैं तो दोनों फॉर्मेट खेलेंगे। ये तो आपने वो चीज़, आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या किया, मतलब रिजल्ट प्रोड्यूस कैसे होगा। असल चीज़ तो ये है ना, आपने, हमने सुना था कोई हेड कोच वो ये कह रहे हैं कि जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो प्लेयर्स टेस्ट के आइडेंटिफाई हो जाएंगे। आप तो खिलाड़ी को और महदूद कर देंगे ना। अब कोई प्लेयर, अगर आपका टेस्ट प्लेयर है और वो PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छा आपको लगता है कि यार T20 में इसको आगे एक सीरीज में ले सकते हैं, तो फिर तो आप उसको नहीं ले पाएंगे ना। इसलिए कि आप तो बाउंड कर देते हैं उसको, कि हमने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें इस बुनियाद पर दिया है, तुम वाइट बॉल खेलो और आप जो है रेड बॉल खेलें। यहाँ मसला अभी ये है कि अब 1 महीने बाद टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज़, 3 टेस्ट इंग्लैंड। आपको अभी यही नहीं पता है कि आपका कप्तान कौन होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि कोई कप्तान अनाउंसमेंट भी उसमें मुतवक्के था कि शायद हम भी यही समझ रहे थे कि क्या यूनुस खान से मुताल्लिक खबरें थी, वो भी उन्होंने, से मुताल्लिक खबरें थी, वो सब कयास आ रही हैं, उन्होंने करार दे दी। हालांकि जो खबरें निकलती हैं वो कहीं किसी ज़राए से ही निकलती हैं, और बहुत ज़्यादा जब वो चीज़ हाइप आती है तो उसका मतलब, लेकिन वो तो उन्होंने बहरहाल कह दिया कि उन्हें भी मीडिया से पता चला, चेयरमैन साहब ने, ठीक है। लेकिन क्या कप्तान को तब्दील करना है टेस्ट का या नहीं करना है, या 5 टेस्ट अभी और आपने उसी परफॉर्मेंस पे उनको कप्तान के साथ खिलाने, जो परफॉर्मेंस पिछले 16 टेस्ट मैच में हमने देखे हैं। 4 टेस्ट तो आप जो जीते हैं वो तो अपने स्पिनर्स की वजह से, अपने विकेटें बनाने की वजह से ना, आपने ऐसी विकेटें बना दी थी, और वो भी आप, कोई भी टीम होती हार जाती। लेकिन वो भी आप देखें, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ दोनों ने दूसरे टेस्ट में कम बैक कर लिया। यानी एक टेस्ट में तो उनको हुई, लेकिन दोनों ने कम बैक कर लिया। इंग्लैंड नहीं कर सकी, वही एक आपकी फतह है। अब आप वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, तो जिस तरह यहाँ पर टीम हमें बांग्लादेश में नज़र आई है, उसके बाद तो हम कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना कि हो। और फिर आपको इंग्लैंड जाना है, और इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज़ अपने होम ग्राउंड पे ज़ाहिर है अच्छी टीम है, अच्छी टीम है, और दूसरे इंग्लैंड को तो उसके होम ग्राउंड पर हराना हमेशा से आपके लिए मुश्किल रहा है।
तो फिर 5 टेस्ट के लिए आप असल तो हमें ये देखना था कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं, किस खिलाड़ी आपने अनाउंस किया था तो खिलाड़ी भी अनाउंस कर देते ना कि यार ये टेस्ट हैं सब। आपके तीनों फॉर्मेट के कप्तान डाउट है यार, तीनों फॉर्मेट के कप्तान इमरान डाउट है। मतलब T20 में सलमान आगा की जगह नहीं है, वनडे की जगह T20 में शाहीन अफरीदी को बना। शाहीन अफरीदी की फिटनेस, आपके फास्ट बॉलर्स का अभी तक पता नहीं है कौन होगा। ये तीनों तो जिनके ऊपर हम एक अरसे से रिलाई कर रहे हैं ना, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये तीनों तो MLC में भी पहला मैच खेला है, 2.4 ओवर में 38 रन दिए उन्होंने। अब बता दीजिए आप, ये तो नहीं, पिटाई में तो महारत है उनकी। अगर ODI वर्ल्ड कप आप देखेंगे उन्होंने कसम खाई हुई, जहाँ जाऊंगा अपना निशान। हाँ, 2023 ODI वर्ल्ड कप में 538 रन, दुनिया के सबसे महंगे बॉलर, सबसे महंगे एक इवेंट के। और वो जब डेथ ओवर्स में उनकी पिटाई भी हो जाती है। अच्छा, मुझे तो ये एक बात ठीक है, हारिस रऊफ पे मुझे कोई गिला नहीं है ना कोई गुस्सा है। मुझे तो ये अजीब लगता है, हैरत होती है कि वो कैप्टन कौन है जो हारिस रऊफ को डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखते हैं। हाँ, मुझे ये अब इतने एक्सपीरियंस के बावजूद अगर ये है तो फिर आप ये सोच लें। लेकिन कैप्टन की गलती ना, गलत आइडेंटिफाई। मुझे तो ये भी हैरत है कि शादाब ने अगर एक मैच में 80 रन कर दिए तो उसका मतलब ये है कि अब आगे 5 साल के लिए टीम बनाने की बातें हो रही हैं। ये कब से हो रही हैं। सवाल ये है कि आगे कब बढ़ेंगे हम। अगर इसी में रहना है तो रहते रहे। 7 मैच के बाद उनको 1 विकेट मिल गई या 2 विकेटें मिल गई तो उसके बाद सब भूल जाएं। 2023 का पूरा साल आपने बेंच पे बिठा के रखा अबरार जैसे मिस्ट्री बॉलर को बिकॉज ऑफ शादाब। अब आप सुफियान मुकीम को नहीं खिला रहे हैं बिकॉज ऑफ दी शादाब, तो फिर आप ऐसा करें कि फिर सबको हटा दें। फिर 27-28 में हम यही रो रहे होंगे कि जब सुफियान मुकीम विकेट ले रहे होंगे तो हम सोच रहे होंगे कि यार हमने इसको वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खिलाया, जैसे हम 23 में सोच रहे थे अबरार को क्यों नहीं खिलाया। बहुत अरसे से देखिए 2024 में जब आप अमेरिका से हारे हैं ना, उसके बाद से कोई तब्दीली ऐसी आई नहीं है कि आपकी टीम ठीक हो सके। बस कप्तान चेंज हो गए, इधर हुआ, ओपनर्स चेंज हो गए, ये चीज़ें हुई। लेकिन अभी तो चले, आपने फिर भी 2 कैंप लगा दिए ना, खिलाड़ी कुछ प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। असल चीज़ तो आपको पता चलेगा कि जब परफॉर्मेंस वहाँ नज़र आएगी हमें, जब पता चलेगा। अभी तो आपके ओपनर्स भी नए हैं टेस्ट में। अगर आप अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल की बात करते हैं, क्या इन्हीं के साथ जाना है या कोई और आएगा, अब तो आपको कुछ पता भी नहीं है। और फिर जाहिर है मिडिल ऑर्डर में बाबर और यही आप रिजवान को भी खिलाएंगे आप या नहीं खिलाएंगे। ले तो लिया आपने उनको टीम में। कई चीज़ें हैं जो अभी रिजवान की वाइट बॉल क्रिकेट पर और शाहीन की रेड बॉल क्रिकेट पर भी थोड़े से सवालात हैं कि वो होंगे नहीं होंगे। एक मतलब आप कह सकते हैं कि सवालात ही सवालात हैं, कोई क्लैरिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही कि कौन सा प्लेयर। सॉरी, मैं आपसे खता कलामी हो रही है। मुझे ये कहना है कि जो रेड होगा वो कभी वाइट बॉल नहीं खेलेगा पाकिस्तान के लिए। क्या है क्राइटेरिया? मतलब ये तो अभी जब ये इम्प्लीमेंट होगा, अगर आप उनको दे देंगे भाई ये A और B कैटेगरी में बाबर आजम आते हैं मिसाल के तौर पर कि वो टेस्ट भी खेलें, वनडे भी खेलेंगे, इसका मतलब T20 में आप उनको नहीं लाएंगे ना। तो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं, होते हैं आगे, तो उनका फिर आप क्या करेंगे? उनको फिर आप कहीं नहीं लाएंगे। दुनिया में हर जगह क्रिकेट में एटलीस्ट 2-3 प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। अब आपको बिल्कुल ही अलग करना है तो बिल्कुल एक ऐसी कैटेगरी भी शायद होनी चाहिए थी जिसमें आपके ऐसे प्लेयर्स भी कुछ 2-4 ज़रूर होते हैं जो तीनों के तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते हैं। लाइक अभी अगर हम बात करते हैं तो सलमान अली आगा हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, तकरीबन तीनों फॉर्मेट ही खेलते हैं। लेकिन उनका क्या होगा, रिजवान का क्या होगा, शाहीन का क्या होगा, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, अभी प्लेयर्स ने जो है वो उसको कबूल नहीं किया है, साइन नहीं किया। उसके बाद जब जो प्लेयर साइन करेगा खबरें आती रहेंगी। लेकिन जो सैलरीज हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की वो सामने आई हैं और इनकी तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। AB जो शामिल खिलाड़ी होंगे उनकी तनख्वाह होगी 48 लाख माहाना, क्योंकि पहले जो इससे पहले वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें तनख्वाहें जो है वो 65 लाख तक खिलाड़ियों की चली गई थी। लगता है कि उसमें थोड़ा सा गिरा हुआ है। AB ट्रैक ग्रेड 2 में शामिल खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह 38 लाख रुपये होगी। AB ट्रैक में शामिल क्रिकेटर्स को टेस्ट मैच खेलने के अलग से 15 लाख रुपए मिलेंगे, वनडे मैच खेलने के 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। AB ट्रैक B में शामिल खिलाड़ियों को T20 इंटरनेशनल मैच खेलने की सूरत में 5 लाख रुपए फीस मिलेगी। A ट्रैक ग्रेड 1 में शामिल खिलाड़ियों को माहाना 40 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। A ट्रैक ग्रेड 2 में शामिल खिलाड़ियों को माहाना 36 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। तो ये तमाम तर ये सारे कैटेगरीज़ हमारे पास आई हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑफिशियल तौर पर तो तनख्वाहों का ऐलान नहीं करता खिलाड़ियों के, लेकिन ज़राए से ये खबरें जो है वो सामने आ जाती हैं और थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेस्ड कमी बेशी उसमें देखने में आ रही है, क्योंकि 65-60 लाख तक पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनख्वाहें गई थी। तनख्वाहें एक अलग मैटर है, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। अब शाहीन शाह अफरीदी को रेड बॉल कैंप में नहीं बुलाया गया, सो इट मीन्स के
शाहीन शाह अफरीदी को वाइट बॉल तक महदूद किया जा रहा है, बाबर आजम को शायद T20 वनडे और टेस्ट तक महदूद किया जा रहा है। तो ये एक फॉर्मेट जो है वो मुतय्यन कर दिया गया है प्लेयर्स का कि कौन कौन से फॉर्मेट में खेलेगा। तो ये आपने जैसे कहा कि एक फिक्स कर दिया है हमने, तो ये सही है या आप मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि इससे टीम की बेहतरी वाली कौन सी चीज़ आ रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से? आपने तो खिलाड़ियों को महदूद कर दिया है कि ये टेस्ट खेलेंगे, ये टेस्ट और वनडे खेलेंगे, ये वनडे और T20 खेलेंगे, ये सिर्फ T20 खेलेंगे। ये तो वैसे भी आप कर सकते थे, लेकिन पहले भी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते थे खिलाड़ियों को, ABC, या अभी तो A नहीं था, B-C-D देते थे, तो उसमें आप ये नहीं कहते थे कि ये खिलाड़ी टेस्ट ही खेलेगा या वनडे खेलेगा। अब इसमें वही है ना, अब शाहीन शाह अफरीदी की खबरें ज़रा से यही आ रही हैं कि शायद वो वेस्ट इंडीज़, इवन इंग्लैंड के दौरे में भी शायद वो रेड बॉल में नहीं होंगे। अब ये बात किस हद तक सही है नहीं है, लेकिन ये कि उनकी जिस तरह फिटनेस चल रही है, जिस तरह उनकी स्पीड कम हो गई है, बेहतर तो यही है कि वो तवज्जो दें अपनी स्पीड पे। नसीम शाह के फिटनेस एक अरसे से है, PSL में भी अनफिट हो गए, उससे अच्छा, पहले इसमें भी। कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है, उसमें दो जो चीज़ें रखी गई हैं कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। हम तो ऐसा होता था ना कि हमारे नेशनल टीम में प्लेयर्स खेल रहे हैं और जैसे ही फारिग हुए कहीं ना कहीं लीग में कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल यही होता था। तो अब उनको कहा गया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर होगा और डोमेस्टिक के मैचेस भी खेलेगा जब फारिग हो, और फिटनेस को मशरूत किया गया कि फिट होगा 100% तो ही कॉन्ट्रैक्ट का अहल रहेगा। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया, ये तो पहले भी था, पिछले कॉन्ट्रैक्ट में भी था कि आप खिलाड़ी जो नहीं हो रहा था ना, नहीं हो रहा था, तो ये तो हमारा कसूर हुआ ना। बाबर आजम ने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, उनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में टॉप पे रहते हैं ना, उन्होंने कितने, एक भी नहीं खेला, कुछ ने खेले, एक दो खेले, तो वो चीज़ नहीं होती। आपको प्रॉपर आपको उनको चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि भाई सारे मैचेस आप खेलें। जब तवज्जो आपकी होगी लीग्स पर, आपकी तवज्जो पैसों पर होगी, आपकी तवज्जो परफॉर्मेंस से हटेगी, तो फिर तो ये चीज़ें होंगी बॉस। आपने कैद कर दिया है कि आप 2 लीग्स खेल सकते हैं बाहर, उसके अलावा आप नहीं खेल सकते। अगर अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आपको 40 लाख 50 लाख रुपये हर महीने मिल रहे हैं, फिर टेस्ट मैच के 15 लाख और वनडे के 7.5 लाख, फिर आप मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट अब भी आपके पास है, और फिर टूर्नामेंट दूसरे 2 लीग की डील हुई है, वो भी बड़ी महंगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन सब सवाल ये है कि परफॉर्मेंस क्या है। आपको पता है कि 3 साल में कितने लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया इमरान, आपको पता होगा। ये तो लोग सिलसिला जाके स्कोर कार्ड देख लेते हैं, बस इतना इंटरेस्ट रह गया। अब बात आप ये हमारी तो मजबूरी है, आपकी मेरी तो हमें देखना पड़ता है। चूँकि इस फील्ड से वाबस्ता है, हमें प्रोग्राम भी करना है, हमें चीज़ों को देखना है, लेकिन अफसोस होता है। वाकई लोग कहते थे ना कि क्रिकेट का हॉकी वाला हो रहा है, तो अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, क्योंकि जब तक आपकी टीम मैचेस नहीं जीतेगी, जब तक आप वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप अपने आप को नहीं कर सकते। अब तो हमारी टीम वो है कि हमें यही नहीं पता कि हम जिम्बाब्वे से मैच जीत सकेंगे नहीं, आयरलैंड से भी जीत सकेंगे नहीं, अफगानिस्तान से भी जीत सकेंगे नहीं, T20 या वनडे की बात करो, नहीं पता हमें। इतना तो पहले कभी नहीं था ना। ये 2023 का जो वर्ल्ड कप था इंडिया, वहाँ से जो डिबैकल शुरू हुआ है ना, 2023 के वर्ल्ड कप से नहीं, एशिया कप, वो जो 2023 का जो एशिया कप था, वो तो वो था। इवन 2022 का T20 वर्ल्ड कप में भी आप किसी वजह से पहुंचे थे ना, समझ में बाहर हो, नेदरलैंड बनना तो आप पहुंच ही नहीं पाते। तो वो जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें अब 5 साल हो गए ना। अगर 5 साल पर जो मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको सवाल भी किया गया कि यार जब भी हम ICC इवेंट में जा रहे हैं, क्योंकि 23 का इवेंट ख़राब हुआ, 24 का इवेंट ख़राब हुआ, 25 का इवेंट ख़राब हुआ, 26 का इवेंट ख़राब हुआ, तो जब भी हम ICC इवेंट्स में जा रहे हैं, होम ग्राउंड पर बायलैटरल सीरीज़ होती है, जीत जाते हैं। जब भी हम ICC में, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हमने रेक्टिफाई किया है कि ये क्यों मसला आ रहा है, थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम भी है, थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करना पड़ेगा खिलाड़ियों को, लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाला जो ICC इवेंट है उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस देखेंगे पाकिस्तान में। नहीं, आने वाला ICC इवेंट तो अब 2027 का ODI वर्ल्ड कप है, जो अक्टूबर में होगा साउथ अफ्रीका नामीबिया में। लेकिन अभी आपकी परफॉर्मेंस तो है ही नहीं ना। आप अपनी टीम नहीं बना पाते हैं पूरी। आपको ये नहीं पता है कि कप्तान कौन होगा, आपको ये नहीं पता कि आपके ओपनर्स कौन होंगे, आपके फास्ट बॉलर्स का हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फास्ट बॉलर्स किसको से खिलाएंगे। अब आपको सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल के साथ जाना पड़ रहा है, आपके पास बड़ा नाम तो है ही नहीं। क्या हुआ अचानक से, कौन कसूर हुआ, NCA क्या कर रहा है, कितने प्लेयर्स NCA ने निकाल के दिए, जिसका काम ही यही है ना, कहाँ से निकालें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खादिम ट्रॉफी के जो टॉप विकेट टेकर थे, खलील थे, शोएब अख्तर जूनियर और एक और जो साकिब हैं, उनको क्यों नहीं आप यहाँ ला के, उनको क्यों नहीं दिखा रहे कि भाई कीपर में भी 7 बेग थे, गाजी गौरी खेल रहे 7 बेग ने तो 1000 रन पूरे किए थे, किसी प्लेयर ने नहीं किए थे। तो अगर उसको भी आपको लाना चाहिए, खिलाना चाहिए।
बात ये नहीं है, बात ये कि शायद टैलेंट है, उसको सही तरीके से सामने नहीं लाया जा रहा, या फिर है कि हम खुद ही चाह रहे हैं कि क्रिकेट। चेयरमैन साहब की कोशिशें हैं, वो देखो अपने तौर से कोशिश करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, जो चीज़ें हैं समझते हैं बात को, लेकिन जिनको उन्होंने टास्क दिया हुआ है ना, वो परफॉर्मेंस। मरतबा ये मेंशन भी किया है कि भाई मैं सिर्फ क्रिकेट के मामलात को देख रहा हूँ, जो क्रिकेटिंग से ताल्लुक चीज़ें यानी टीम सिलेक्शन है या कप्तान बनाना है या जो भी फैसले करना है, वो सिलेक्टर्स के हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में, कैप्टन के हाथ में, कोच के हाथ में, वो उनके हाथ में नहीं। कई मरतबा उन्होंने बात को मेंशन किया है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और कमर अहमद क्रिकेट की दुनिया का, क्रिकेट की सहाफ़त का, स्पोर्ट्स जर्नलिज़म का एक बड़ा नाम 2 रोज़ 3 रोज़ पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। कराची में उनकी जो है वो नमाज़ जनाजा हुई, तदफीन हुई। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की, जावेद मियांदाद आए, जलालुद्दीन आए, इकबाल कासिम आए, जो कराची में उस वक्त मौजूद था, सब ने वहाँ पर जो है वो शिरकत की। तकरीबन 450 टेस्ट मैचेज़ इन्होंने कवर किए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। तकरीबन 600 वनडे इन्होंने कवर किए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। 5-6 वर्ल्ड कप कवर किए। पाकिस्तान टीम के साथ दुनिया भर में ट्रैवल किया। डॉन के लिए एक लंबे अरसे तक लिखते रहे, BBC के लिए लिखते रहे, BBC के लिए, डॉन के लिए मैचेस को कवर करते रहे। तो एक लेगेसी जो है वो अपनी छोड़ कर गए और तकरीबन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे सीनियर वो जर्नलिस्ट थे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। 89 ईयर्स की एज में उनका कराची में इंतकाल हुआ। जावेद मियांदाद भी वहाँ मौजूद थे, इकबाल कासिम, जलालुद्दीन। उन्होंने क्या बातें की कमर अहमद से मुतालिक, उनके बात सुनते हैं पहले और फिर प्रोग्राम में आके बात करते हैं। ये प्रॉब्लम तो थी थोड़ी हार्ट की, मगर उन्होंने इतनी ज़्यादा अपने आप को वो भी नहीं सोचा कि मुझे क्या है क्या नहीं। मतलब वो क्रिकेट में और इसमें हमेशा मदद में बहरहाल मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक बहुत अजीम आदमी और एक अजीम दानिश कहते हैं आप, बल्कि क्रिकेट के शदाई कहते हैं। बहुत चीज़ों को समझते थे और उनकी जो बातें होती थी वो बड़ी सिंसियर एडवाइस होती थी हमेशा, क्योंकि मेरा साथ बहुत रहा है उनके साथ। तो मैं बस यही है कि अफसोस है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। वो इतने मगन होते थे जैसे क्रिकेट में हम होते थे ना, वो अपनी अपनी फील्ड में मगन थे, राइट। यानी कि उनको इसके अलावा हर चीज़ पिक करनी, ये करना, बताना, बात करना, ये वो, और काफ़ी मिलजुल वाले आदमी थे। इनकी किसी भी कोई ऐसा प्लेयर या कोई भी किसी से ना कोई इस किस्म की बात नहीं हुई होगी, राइट, क्योंकि सब इनको चाहते थे और बड़े ऑनेस्ट थे, सीधी बात करते थे, साफ आदमी थे। तो इसलिए इनकी जो है ना बड़ी कदर करते थे हर आदमी, राइट। बिल्कुल, जावेद मियांदाद की बात सुनी। मुनीर भाई, आपका भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है, हमारा भी ताल्लुक़ रहा है। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पर भी वो कई बार बैठे हैं, हमने बहुत सारे उनके साथ प्रोग्राम किए। आपको क्या उनमें एक चीज़ एक स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में उनकी अच्छी लगती थी जिसको चाहते हैं कि आप फॉलो करें और जो यंग जर्नलिस्ट हैं वो भी फॉलो करें? देखिए, एक जुमला कहते हैं ना कि फलां शख्स ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, तो इन्होंने क्रिकेट के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की है, इसमें कोई शक नहीं है। 88-89 साल इनकी उम्र रही, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से प्यार किया, शादी भी नहीं किया, अपना पूरा वक्त क्रिकेट को दिया। 50 साल इन्होंने बरतानिया में गुजारे हैं। लंदन में अभी तक इनका फ्लैट है जहाँ तमाम बड़े क्रिकेटर्स हमारे जाते रहे और वहाँ, जी हाँ, वहाँ रहते रहे। कमर अहमद साहब की जो आपने बात की ना, तो दुनिया भर में जो इतने बड़े अखबारात हैं, गार्डियन को देख लें, दूसरे अखबारात को देख लें, पाकिस्तान में देख लें, उन सब जगह बाइलान इनकी स्टोरीज़ हैं। फिर जो चीज़ें आपको इंटरनेट पे सर्च करके नहीं मिलेंगे, बॉस, वो कमर अहमद साहब जानते थे खिलाड़ियों के बारे में, उनके किस्से, उनके किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह की चीज़ें हुई। तो ये टेस्ट क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वनडे इंटरनेशनल जब शुरू हुआ उसमें भी बहुत रहे, 450 टेस्ट। PSL में उनको बुला लिया था तो उन्होंने लाइव कह दिया था कि क्रिकेट ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल लाइव कह दिया उन्होंने। मैं उनको सुन रहा था एक प्रोग्राम में, आज ही इत्तेफाक से वो राशिद लतीफ़ और डॉक्टर नोमान का जो प्रोग्राम है सुन रहा था मैं, पहले का रिकॉर्डेड है। उसमें उन्होंने बताया कि 450 टेस्ट और 738 वनडे और 9 वर्ल्ड कप उन्होंने कवर किए हैं। अच्छा। और उनकी जो मालूमात थी ना, जिस खिलाड़ी का नाम ले लो, हनीफ मोहम्मद साहब की ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी है, वक़ार हसन की ऑटोग्राफी उन्होंने लिखी, फिर अपनी ऑटोग्राफी फार मोर देन क्रिकेट जो बहुत भाई ने बताया उनकी भी कोई किताब लिख रहे थे। अच्छा, अभी इनको जो अटैक हुआ था उसके बाद इनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी,
उसके बाद मेरी चंद दिन पहले उनसे बात हुई है और 5-7 मिनट बात हुई, तो उसमें थोड़ा सा आवाज़ में कमज़ोरी हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि एंजियोप्लास्टी हो गई, ये ठीक हो जाएंगे, मुझे बिल्कुल वो नहीं था। एक्सपेक्टेड नहीं था। उसमें वो एक और किताब लिख रहे थे, उसके बड़े पैशनेट थे उसमें कि भाई ये किसी तरह हो जाए, लेकिन शायद कुदरत ने अपनी लिख रहे थे? नहीं, किसी के हवाले से, लेकिन जो उनकी याददाश्त है ना सारी, उस पर एक वो बना रहे थे और बहुत अच्छी किताब होती है वो, लेकिन शायद कुदरत ने मौका नहीं दिया। मेरी बात हुई, बस वही वो लगे। इतने अच्छे आदमी थे, जब कभी मैं उनको अपने ऑफिस बुलाता था आते थे, और जो उनसे फिर हमारी बैठक होती उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। यानी इतना ज़्यादा जानने वाला आदमी जो पुरानी चीज़ों को जानते हैं। हमारा आपको तो इंटरनेट से मदद लेनी पड़ती है, इनको इंटरनेट से मदद नहीं लेनी पड़ती थी यार। बिल्कुल, बहुत बड़ा दुनिया नाम था। के तमाम तर जो पुराने 90s के इवन या 80s के प्लेयर हैं वो जानते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नेशनल स्टेडियम कराची में एक दफ़ा मौजूद था, विव रिचर्ड्स सामने से जा रहे थे, कमर भाई इधर खड़े हुए थे, विव रिचर्ड्स खुद चल के आए थे, उनसे हाथ मिलाया था। मतलब ये उस लेवल के जर्नलिस्ट थे कि लोग इनसे खुद मिलने आते थे, पुराने लोग जानते थे। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो है वो सहाफ़त में अपनी फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।